वंस अगेन यू आर वेलकम। आज हम करने वाले हैं अपने चैप्टर का पार्ट व्हाई शुड वी स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी। पॉलिटिकल थ्योरी, राजनीतिक सिद्धांत को हमें पढ़ने की आवश्यकता क्या। इससे पहले हमने राजनीतिक सिद्धांत क्या होता है वो देखा। इनफैक्ट हमने शुरुआत ही की कि राजनीतिक सिद्धांत की जरूरत क्या है। तो हमने आपको एक एग्जांपल लेके बात की थी कि जो राजनीतिक सिद्धांत है वो व्यक्ति और को केंद्र में रखकर उसके रिलेशंस राज्य के साथ में किस तरह के होते हैं उसको बेस बना के हमने बात की थी और कई सारे सिद्धांतों के बारे में बात की थी। केंद्र, हमने कहा था कि राज्य शक्ति का प्रतीक है, राज्य को ज्यादा से ज्यादा शक्ति चाहिए, वहीं व्यक्ति जो है स्वतंत्रता का प्रतीक है, व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ता है। ठीक है, ये बातें हुई थी। फिर हमने स्कोप के बारे में किया कि पॉलिटिकल थ्योरीज का, राजनीतिक विचारक हैं, इनका स्टडी का स्कोप क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट के ऊपर ये स्टडी करते हैं, विषय क्या है इनका स्टडी का। तो उसमें हमने बात की थी पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस के बारे में, एसोसिएशंस के बारे में, पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में, राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में, आपके अधिकार, आपके कर्तव्य, ठीक है ना। और उसी के साथ में एक स्टेट के व्यक्ति के साथ रिलेशंस कैसे होने चाहिए, समाज और राज्य के रिलेशंस के बारे में बात की थी, और साथ ही साथ एक राज्य और उसके इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ किस तरह के संबंध होने चाहिए। ये सब हमारा सब्जेक्ट है, स्टडी का स्कोप है। तो मेन हमारा फोकस पॉलिटिकल थ्योरी के अंदर किसके ऊपर रहा, व्यक्ति और राज्य, इसको लेकर हुआ, ठीक है ना। और राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई, हम बहुत शॉर्ट में ले लेते हैं कि राज्य चाहता था, राज्य को हमने इसलिए मान्यता दी, इसलिए राज्य की उत्पत्ति हुई कि इस पॉलिटिकल जगत में एक, आप कह सकते हो, किसी भी राज्य के अंदर शांति बनी रहे, किसी भी क्षेत्र में शांति बनी रहे, और जो लोग हैं, समाज के जो लोग हैं, आपस में पीसफुली रहे, ठीक है ना। और सब कहीं समानता का व्यवहार हो, इक्वलिटी हो, फ्रेटर्निटी हो, भाईचारा हो, आपस में संबंध अच्छे हो, ठीक है ना। और ये सभी बातों को रखकर हमने राज्य का निर्माण किया। तो जब अगर हम बात करेंगे आज कि इसकी स्टडी की इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई वी शुड स्टडी पॉलिटिकल थ्योरी, सिग्निफिकेंस क्या है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों पॉलिटिकल थ्योरी को हमें पढ़ना चाहिए, तो उसमें जो सब्जेक्ट होंगे वो क्या होंगे। जब हम बात ही कर चुके हैं, हम पॉलिटिकल थ्योरी के, जब हमने स्कोप की बात की, तो हम स्टडी का जो सब्जेक्ट है इसमें हमारे जो रिलेशंस बिटवीन द इंडिविजुअल एंड द स्टेट, इंडिविजुअल्स के समाज के साथ में किस तरह के संबंध होने चाहिए, एक व्यक्ति के सरकार के साथ संबंध के बारे में बात करते हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं। तो जब हम स्टडी करेंगे तो यही तो सब कुछ स्टडी में भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो राज्य के साथ में जो रिलेशंस है, राज्य की सरकार को हम समझने की कोशिश करेंगे, हमारे अधिकार और कर्तव्य को समझने की कोशिश करेंगे। जब स्टडी करेंगे तो इम्पोर्टेंस, सिग्निफिकेंस भी यही है। और राज्य किस तरह का है, ठीक है ना, और राज्य की क्या क्या वो कार्य कर रहे हैं, किस तरह के कार्य करना चाहिए। अगर कोई राज्य अपना कार्य नहीं करता है, उसकी जो कॉन्स्टिट्यूशंस में दी हुई ड्यूटीज को नहीं निभाता है, तो फिर हमारे सामने, समाज के सामने, व्यक्ति के सामने, नागरिकों के सामने क्या क्या मीन्स है राज्य को, या राज्य की जो सरकार है, मैं कई बार कह चुका हूं, राज्य कोई मूर्त अवस्था में नहीं है, तो राज्य की सरकार है, उसको हम कैसे मजबूर कर सकते हैं, उसको कैसे आईना दिखा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं जो संवैधानिक, एक वैध तरीके जिसको माना जाता है,
उनका हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यही सब कुछ आपके स्टडी का विषय है, इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है, ठीक है ना। पॉलिटिकल थ्योरी की स्टडी का क्यों पढ़ना चाहिए, व्हाई वी शुड स्टडी द पॉलिटिकल थ्योरी, सिग्निफिकेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इंपॉर्टेंस ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, सभी लगभग एक ही मतलब है, ठीक है ना। तो राजनीतिक वास्तविकता को समझने में सहायक है। जब हम पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ते हैं तो किसी भी स्टेट के बारे में राजनीतिक वास्तविकता हम जान सकते हैं, ठीक है ना। उसके हिस्टोरिकल फैक्ट्स, इससे पहले किस तरह की शासन व्यवस्था थी, सरकार किस राजनीतिक दल की थी, उसकी आइडियोलॉजी क्या थी, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, और उसका शासन करने का तरीका कैसा रहा और उसके परिणाम क्या आए, ठीक है। ये सब कुछ हम हिस्टोरिकल फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं राजनीतिक सिद्धांतों में, और उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, स्टडी करते हैं कि अगर इस तरह की शासन व्यवस्था थी तो उसमें क्या कमी रहेगी और इनको कैसे, हाउ इट कैन बी इम्प्रूव, ठीक है ना। अगर उसी तरह की शासन व्यवस्था को, पॉलिटिकल सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हुए आगे भी चलना चाहते हैं, सपोज करो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, अब डेमोक्रेसी के अंदर पिछले 1950 एंड ऑनवर्ड्स डेमोक्रेटिक सिस्टम एस्टेब्लिश है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव का आपने तरीका देख लिया, प्रधानमंत्री का जो कैसे अपॉइंटमेंट होता है ये देख लिया। तो क्या ये तरीके इतने 70 सालों में पिछले इतिहास को उठ कर देते, तो कहाँ तक ये हम जो इससे क्या पाना चाहते थे और कितना सफल हुए हैं, अगर कहीं हमको सफलता नहीं मिली तो अभी हमें आगे क्या करना होगा, ये सब कुछ हम राजनीतिक वास्तविकता को समझने में सहायक है। ज्ञान का सरलीकरण, सिंप्लीफिकेशन ऑफ द नॉलेज। फिर हम पॉलिटिकल आपकी जो थ्योरी के अंदर ये भी देखते हैं कि ज्ञान को सिंपल से सिंपल शब्दों में, पॉलिटिकल थॉट्स जो है उसको एक जगह कलेक्ट करके किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड, किसी एक शासन व्यवस्था से लेकर, ठीक है ना, वो सारा ज्ञान आपको एक जगह मिल जाता है, सिंप्लीफाइड नॉलेज में मिल जाता है। नेक्स्ट हो जाता है आपका राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणालियों के लिए वैधता प्रदान करता है। किसी भी देश में कोई भी राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी अडॉप्ट करते हैं तो उसके कुछ मेरिट्स को ध्यान में रखा जाता है, डिमेरिट्स को ध्यान में रखा जाता है, और अगर जहां पर मेरिट्स ज्यादा लगती हैं उस तरह की शासन व्यवस्था को अडॉप्ट किया जाता है। डिमेरिट्स तो हर कहीं पे है शासन व्यवस्था में। तो इसके अंदर राजनीतिक सिद्धांत शासन प्रणालियों के लिए वैधता प्रदान करता है, ठीक है ना। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, कोई भी, जितने भी आपके देश में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, या कोई चंद्रशेखर आजाद की बात करें, सुभाष चंद्र बोस, कुछ एक राजनीतिक सिद्धांत उन्होंने पढ़ा होगा, उसमें देश को जो गुलामी की जंजीरों से किस तरह से बाहर निकाला जाए, ठीक है ना, वो उन्होंने उसके बारे में स्टडी की और फिर उसको प्रैक्टिकली मैटेरियलाइज करके देखा। एक और एग्जांपल से समझ सकते हो, हमने फ्रेंच रेवोल्यूशन में देखा, वहां पर किस तरह की शासन व्यवस्था थी, फ्रांस के अंदर किस तरह की शासन व्यवस्था थी 1789 से पहले की। वहां पर राजाओं का शासन था, सिंपल शब्दों में कहा जाए तो, और राजा के पास में सारे अधिकार उसी के पास थे। प्रजा को जो है अलग अलग उसमें बांटा गया था, ठीक है ना, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड द थर्ड स्टेट। जो सबसे गरीब लोग हैं उनको थर्ड स्टेट में रखा गया, उनको वोट डालने तक का अधिकार नहीं था। उसके बाद में एक रेवोल्यूशन हुआ, क्रांति हुई वहां पर, और क्रांति के बाद में अपने अधिकारों के लिए जो प्रजा ने क्रांति की, राजा की राज्य व्यवस्था खत्म हुई वहां पर, फिर एक समानता, इक्वलिटी, लिबर्टी का एक थॉट्स उत्पन्न हुआ। तो उसको वैधता किसने दी है? पॉलिटिकल थॉट्स ने वैधता दी इस तरह की शासन प्रणाली को। किस तरह की? जो किंगडम व्यवस्था थी, राज्य व्यवस्था को खत्म कर कर वहां पर एक कह सकते हो कि कुछ हद तक डेमोक्रेसी की तरफ, प्रजातंत्र की तरफ उनका शिफ्ट हुआ। तो उसको वैधता किसने दी? राजनीतिक सिद्धांत में। लक्ष्यों की पूर्ति के लिए उचित साधनों का प्रयोग
यूज प्रॉपर मीन्स टू फुलफिल द ऑब्जेक्टिव। आपके राजनीतिक सिद्धांत कभी ये नहीं बोलते कि किसी राजनीतिक सिद्धांत में नहीं कहा जाता कि अगर लक्ष्य की आप पूर्ति जिस मकसद को लेकर, जिस मैनिफेस्टो के लेके जनता ने चुनी और उन लक्ष्य को पूर्ति करने में सरकार असफल रही है, तो हम कोई इलीगल मीन्स लेकर अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर नहीं बढ़ते, ठीक है ना। हम वैध तरीके को चुनते हुए सरकार को हटाने की कोशिश करते हैं, उसके विरोध करते हैं, ठीक है, धरना देते हैं, प्रदर्शन करते हैं, जो कि एक संवैधानिक अधिकार के रूप में है, ठीक है ना। उचित साधनों का प्रयोग करेंगे हम, जितने भी लक्ष्य हैं, आपकी जो सरकार से मांग है, उसकी पूर्ति के लिए हम जो वैध तरीके हैं उनका ही प्रयोग करेंगे। समस्याओं को सुलझाने में सहायक पॉलिटिकल थॉट्स, पॉलिटिकल थ्योरीज, जो भी आज के दिन आप समाज के अंदर जो समस्याएं हैं उनको एक वैज्ञानिक तरीके से, ठीक है ना, साथ में एक ऐतिहासिक, जो इतिहास से समझते हुए, इतिहास से अनुभव लेते हुए और कुछ लॉजिकल फैक्ट्स के साथ, ठीक है, रीजनिंग के साथ और वैज्ञानिकता का इस्तेमाल करते हुए हम समस्याओं को सुलझाने में भी आपके पॉलिटिकल थॉट्स कार्य करते हैं, ठीक है ना। व्यवहारिक दक्षताएं, ये क्या है कि प्रैक्टिकल आप एक्सपर्टाइज गेन कर रहे हो। पॉलिटिकल थॉट्स में कोई जो पॉलिटिकल जो राजनीतिक विचारक हैं, सिद्धांतवादी हैं, उन्होंने जो सिद्धांत तैयार किए हैं वो अपने अनुभव के पास राजनीति को नजदीक से देखा है, उसमें अपने आप को इन्वॉल्व किया है और फिर उसके बाद में कुछ एक्सपर्ट व्यू अपने पॉलिटिकल थॉट्स के अंदर दिए, ठीक है ना। तो ये कार्य करने की कुशलता देती है, व्यवहारिकता का ज्ञान देता है, प्रैक्टिकली आप एक्सपीरियंस से सीखते हो और इसको व्यवहारिक राजनीति का भी कहा जा सकता है। बुद्धि का विस्तार, किसके मायने में बुद्धि का विस्तार? राजनीति के बारे में ज्ञान का आपको नॉलेज बढ़ता है पॉलिटिकल थॉट्स की स्टडी करने से, ठीक है। राजनीतिक आंदोलन की प्रेरणा मैं आपको एक एग्जांपल से दे सकता हूं। अन्ना हजारे मूवमेंट के बारे में आपने सुना होगा। उन्होंने सरकार के सामने और तत्कालीन जो कांग्रेस की सरकार थी उसके सामने एक लोकपाल बिल को लेकर, लोकपाल विधेयक को लेकर मांग रखी थी पीसफुल तरीके से। वो उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उन्होंने धरना, प्रदर्शन और अनशन के ऊपर अन्ना हजारे बैठे थे, आपको पता होगा, दिल्ली के अंदर। और इस तरह से क्या है, एक आंदोलन के थ्रू आप सभी को एक इंस्पिरेशन दे रहे हो कि अगर सरकार आपकी किसी मांग को, वैध मांग को, लीगल जो आपकी डिमांड है वो पूरी नहीं होती है, तो फिर आप एक आंदोलन के जरिए सरकार को मजबूर कर सकते हो आपकी डिमांड पूरी करने के लिए, ठीक है ना। फिर जितने भी फॉलोअर्स हैं राजनीतिक सिद्धांत के, उनको ये एक आपका राजनीतिक सिद्धांत क्या करता है, एक गाइडेंस के रूप में, मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है, ठीक है ना। फॉलोअर्स को राजनीतिक सिद्धांत, जब इसके फॉलोअर्स हैं जो कार्य कर रहे हैं, वो पॉलिटिकल थॉट्स को एक गाइडेंस के रूप में, गाइड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। इससे बहुत कुछ लर्न करते हैं पॉलिटिकल थॉट्स की स्टडी के साथ। और साथ ही साथ राजनीतिक विचारक, राजनीतिक सिद्धांत आपको आपके अधिकार क्या हैं, ड्यूटी क्या हैं, और जैसे कि बात करो, आपका अधिकार है राइट टू वोट। ये राइट टू वोट सिर्फ अधिकार ही नहीं है, राइट टू वोट आपकी ड्यूटी भी है, ठीक है ना। वोट न डालना अपने आप में एक अपराध, नैतिक अपराध आप कह सकते हो, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपको नॉलेज देता है, आप स्टडी करते हो इसमें राइट टू, आपके अधिकारों के बारे में, ड्यूटीज के बारे में,
और आप स्टडी करते हो इंटरनेशनल नेशनल, एक राष्ट्र की दूसरे राष्ट्र के संबंधों के विषय में, व्यक्ति के साथ राष्ट्र के संबंध किस तरह के हैं, और समाज और संबंधों के बारे में भी बात करिए। तो एक रीजनिंग टेम्परामेंट भी एक क्रिएट करता है। रीजनिंग टेम्परामेंट मतलब आप किसी भी बात को एक सिस्टमेटिक वे में, सिस्टमेटिक ऑर्डर्स में, आप रीजनिंग के साथ, लॉजिक के साथ में आपको बात रखने का, राजनीति की मैं बात करूं, बात रखने के लिए लिबर्टी देता है, उससे आप समझते हो। तो राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरी का जो सब्जेक्ट ओवरऑल आप एक कंक्लूजन निकालते हो कि जो सरकार की शासन व्यवस्था किस तरह की है, उसमें कौन कौन सी कमियां हैं, उसके बारे में आप स्टडी कर रहे हो, और इन कमियों को दूर करने के प्रैक्टिकली क्या क्या तरीके हो सकते हैं, वो आप पास्ट के एक्सपीरियंस, साथ में नॉलेज के साथ, और आप वैज्ञानिकता का इस्तेमाल करते हुए और इंपेरिकल थॉट्स के साथ। एक तो ट्रेडिशनल थ्योरी है, ठीक है ना, ट्रेडिशनल थ्योरी में वैज्ञानिकता का अभाव है। जो 1890 से पहले हमारे जो पॉलिटिकल थिंकर्स थे, वो हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा उनका ज्यादा जो है कह सकते हो फोकस हिस्टोरिकल फैक्ट्स के ऊपर ज्यादा था, ठीक है ना, पॉलिटिकल थिंकर्स का। लेकिन अगर आज हम बात करें तो वैज्ञानिकता को, वो जितने भी पुरातन के जो पॉलिटिकल थिंकर्स है, उनके सिद्धांतों को आज के दिन इतनी ज्यादा मान्यता नहीं है। आज ऐसा कहा जाता है कि उनकी जो सोच है उसमें वैज्ञानिकता का अभाव था, प्रैक्टिकलिटी का अभाव था। और आज के जो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स है, देखो पॉलिटिकल थिंकर्स को भी हमने दो जगह डिवाइड कर दिया। एक ट्रेडिशनल पॉलिटिकल थिंकर्स जो पुराने जमाने के थे, और एक आधुनिक मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स, ठीक है ना। तो मॉडर्न पॉलिटिकल थिंकर्स जो ट्रेडिशनल या नॉर्मेटिव पॉलिटिकल थ्योरी जिसको बोला जाता है, पुरानी है, उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं, ठीक है ना। आजकल के जो राजनीतिक विचारक है, राजनीतिक सिद्धांतवादी हैं, वो वैज्ञानिकता को इन्वॉल्व करते हैं, हिस्टोरिकल फैक्ट्स को लेते हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस के आधार पे, साथ में वैज्ञानिकता और रीजनिंग की आवश्यकताओं को इम्पोर्टेंट मानते हैं, ठीक है ना। तो इसी के साथ में आज हमने पढ़ा कि सिग्निफिकेंस क्या है, पॉलिटिकल थ्योरी का क्या महत्व है, और इसके स्टडी के बारे में, ठीक है ना, क्यों इसकी स्टडी करना आवश्यक है। फिर एक नए टॉपिक के साथ में मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।